नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में हम स्नातक प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के पाठ्यक्रम में से जयप्रकाश नारायण के विचारों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम समग्र क्रांति की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके पिछले वीडियो में आपने जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र एवं समाजवाद संबंधी विचारों का अध्ययन किया। आइए हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति संबंधी विचारों को। भारत के समाजवादी विचारक जो भी हुए हैं उनमें जयप्रकाश नारायण का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। वे समाजवादी, गांधीवादी और सर्वोदयवादी विचारक थे और अपने जीवन में वो किसी एक विचारधारा से बंधकर नहीं रहे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, वह था आर्थिक और सामाजिक न्याय और नैतिकता पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना। उनका जीवन नैतिकता से ओतप्रोत रहा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में समग्र क्रांति की बात कही। इस दिशा में वे एक कदम आगे बढ़े, लेकिन एक ही कदम आगे बढ़ पाए और लोकनायक का समग्र क्रांति का विचार एक स्वप्न ही रह गया। अप्रैल 1954 में उन्होंने सर्वोदय आंदोलन के प्रति जीवन दान की प्रतिज्ञा की। उनका यह विचार था कि व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तियों की मनोस्थिति, उनके सोचने विचारने के ढंग में परिवर्तन लाना आवश्यक है और यह परिवर्तन सर्वोदय आंदोलन से ही संभव है। जयप्रकाश नारायण अपने चिंतन के प्रारंभ से ही समग्र क्रांति की विचारधारा को लेकर चले, लेकिन वह इसे फलीभूत जीवन के अंतिम वर्षों में ही कर पाए। जैसा कि प्रोफेसर बिमल प्रसाद ने उनके चिंतन को 3 चरणों में विभाजित कर स्पष्ट किया कि उनका चिंतन का प्रथम चरण 1933 से 1940 तक मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित रहा। उनके जीवन का दूसरा चरण, जिसे हम प्रजातांत्रिक समाजवाद का युग कह सकते हैं, 1940 से 1952 तक के काल में रहा। उसके बाद उनके जीवन में सर्वोदयी रुझान पैदा हुआ जो 1952 से 1964 तक चला। इसके पश्चात 1973 के बाद के घटनाक्रम को अगर हम देखें तो संभवतः यह उनके जीवन का चौथा आयाम होगा, समग्र क्रांति का विचार। समग्र क्रांति से उनका आशय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन और ऐसी व्यवस्था की स्थापना से है जो आर्थिक, सामाजिक न्याय पर आधारित हो। समग्र क्रांति की इस धारणा के अनुसार समाज की बाहरी संरचना में परिवर्तन लाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु मानवीय चेतना में भी उतना ही सार्थक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। समग्र क्रांति के बाद स्थापित समाज की व्याख्या करते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक श्रमिक होगा और प्रत्येक नर नारी में समानता होगी, सबको समान अवसर प्राप्त होंगे, व्यक्तियों की आय में इतना अंतर नहीं होगा कि वर्ग भेद खड़े हो जाएं, सारी संपत्ति का स्वामी समाज होगा, प्रगति योजनाबद्ध होगी, श्रम आनंद से समन्वित होगा, जीवन आर्थिक दृष्टि से संपन्न, संपूर्ण और सुंदर होगा। एक अन्य भाषण में भी उन्होंने कहा, संपूर्ण क्रांति अथवा समग्र क्रांति का लक्ष्य है
भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक तथा सुदृढ़ बनाना, जनता का सच्चा राज कायम करना, समाज से अन्याय तथा शोषण आदि का अंत करना, एक नैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्रांति लाना। उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय सामाजिक जीवन में बहुत सी विषमताएं हैं जिनका समाधान सर्वोदय के समन्वय के सिद्धांत पर कर पाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विषमताओं को दूर करने के लिए दो तरह के प्रयत्न होने चाहिए। एक तो समाज की स्वैच्छिक शक्ति की ओर से प्रयत्न किए जाएं और दूसरे राज व्यवस्था के द्वारा विषमताओं को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाएं। उन्होंने समग्र क्रांति की धारणा का प्रतिपादन 1974-75 के वर्षों में बिहार आंदोलन का नेतृत्व करते समय किया। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा के प्रमुख तत्वों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। इसमें पहला है लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाना। सबसे पहले हम यह जान लें कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा दी गई। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। लेकिन क्या आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वास्तव में ऐसा है? जनता को यह एहसास है कि यह शासन उनके द्वारा किया जा रहा है, उनके लिए किए जा रहा है और उनके लिए ही है। आज के समय में 5 वर्ष में एक बार जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती है। उसके बाद व्यवहारिक रूप से जनता का अपने प्रतिनिधियों पर किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। जेपी का विचार था कि कर्तव्य मात्र मतदाताओं का मतदान के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, वरन उन्हें निरंतर अपने प्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि वे परस्पर उत्तरदायित्व का अच्छी तरह भली भांति निर्वाह कर सकें। लोकतंत्र को वास्तविक उसकी शक्ति है वो कैसे लौटाई जाए, इसके लिए उन्होंने कहा कि सत्ता पर प्रभावपूर्ण और वास्तविक नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब सत्ता पर प्रभावपूर्ण और वास्तविक नियंत्रण कैसे लगाए जाएं, इस संबंध में उन्होंने कहा कि प्रेस, न्यायपालिका, विपक्ष और बुद्धिजीवी वर्ग, ये 4 बातें उन्होंने बताई, इनकी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए और उनको पूरी तरह से सरकार पर, सत्ता पर नियंत्रण रखना चाहिए। उनका मानना था कि प्रेस और न्यायपालिका वास्तविक तथा संपूर्ण अर्थों में पूर्ण स्वतंत्र होनी चाहिए। जब तक प्रेस अथवा न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं होगी, वह सरकार पर नियंत्रण नहीं रख सकेगी। बुद्धिजीवी वर्ग स्वतंत्र चेतना, शक्ति और नैतिक साहस से युक्त हो और विपक्ष इतना सबल हो कि वह शासक दल का विकल्प बन सके। इसके साथ ही लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के लिए उन्होंने 2 और सुझाव दिए, जिसमें पहला था जन समितियों की स्थापना और दूसरा था रिकॉल, प्रत्याह्वान। जन समितियों की स्थापना के माध्यम से उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को वास्तविक बनाया जा सकता है। स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन जन समितियों का कार्य होगा कि वे अपने प्रतिनिधियों तथा शासन के कार्यों की देखरेख और उन पर नियंत्रण स्थापित करें। स्थानीय स्तर पर जन समिति अपने विधायक और सांसद से निरंतर संपर्क रखे, उनके कार्यों की देखरेख करे और यथासंभव उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। इसी तरह से प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर की जन समिति प्रांतीय और राष्ट्रीय सरकार के कार्यों की देखरेख करे, उन पर नियंत्रण रखे। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि एक बार हमने जिस प्रतिनिधि को चुन दिया,
उसके कार्य व्यवहार को देखें। अगर हमें ऐसा लगता है कि वह कार्यकुशल नहीं है, अकर्मण्यता से ग्रसित है, तो उसे स्पष्टीकरण मांगे। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर उसे रिकॉल किया जाए, जनता उसे वापस बुला सके। जयप्रकाश की समग्र क्रांति की अवधारणा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जयप्रकाश का मानना था कि जब तक सत्ता का केंद्रीकरण रहेगा तब तक तानाशाही का खतरा बना रहेगा। वे न केवल राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते थे, अपितु वह आर्थिक सत्ता में केंद्रीकरण को स्थापित होने देना नहीं चाहते थे। और उनका निश्चित विचार था कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से ही एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो पाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों और नौकरशाही दोनों के नियंत्रण से मुक्त हो पाएगी। नेक्स्ट है अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। जैसा कि हमने जेपी के चिंतन को समझने का प्रयास किया कि उनका संपूर्ण जीवन न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने में लगा रहा। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य अनीति का विरोध करना था, अन्याय का संघर्ष करना था, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना था। उन्होंने कहा कि सीलिंग तथा भूमि के प्रगतिशील कानूनों पर अमल, अनुचित बेदखली पर रोक, भूमिहीनों के लिए खेती लायक भूमि का प्रबंध, खेती की वैज्ञानिक व्यवस्था, मजदूरों को उचित मजदूरी, घर पर उद्योग मुनाफाखोरी और सूदखोरी पर नियंत्रण, गांव के लिए आवश्यक अनाज का गांव में संग्रह और अनाज की उचित मूल्य पर बिक्री, हर बच्चे बच्ची को उत्पादक शिक्षा, बीमार का इलाज, झगड़ों का आपसी निपटारा, छुआछूत, तिलक, दहेज और ऊंच नीच के भेदभाव का अंत, आदिवासी, हरिजन, मुसलमान और नारी वर्ग के साथ समान तथा सम्मानपूर्ण व्यवहार आदि होना चाहिए। अगर इस प्रकार के जयप्रकाश के विचारों को वास्तविक धरातल पर चरितार्थ किया जाए तो वास्तव में एक न्यायपूर्ण राज व्यवस्था की स्थापना होगी और जिससे जन जन को ऐसा लगेगा कि वास्तव में यह लोकतंत्र है, उसका अपना तंत्र है जिसमें वह अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा कर पाएगा। नेक्स्ट है लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता। राय का मानना था कि भारतीय समाज सदियों से सोया पड़ा है। एक आधुनिक और न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज में इसे परिणित किया जाना अति आवश्यक है और यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हम लोक शक्ति को जागृत नहीं करवा पाएं। आधुनिक और न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज ही उनके जीवन का लक्ष्य था। वे इस बात को अस्वीकार करते थे कि समाज में वांछित परिवर्तन लाने और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का कार्य सत्ता के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि सत्ता की भूमिका सीमित होती है और दूरगामी परिवर्तन लाने का कार्य सत्ता के माध्यम से संभव नहीं है। उन्होंने इस मत का भी कभी समर्थन नहीं किया कि राजनीतिक दल इस भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि राजनीतिक दल तो सत्ता संघर्ष में ही लगे रहते हैं। उनके जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति और सत्ता को भोगने का ही होता है। उन्होंने कहा कि अगर हमें लोक शक्ति को जागृत करना है, इसके लिए हमें राष्ट्र की पुनर्संरचना करनी होगी और राष्ट्र की पुनर्संरचना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्वयंसेवकों की होगी। उन्होंने कहा इसके लिए स्वयंसेवकों की एक विशाल सेना की आवश्यकता है और ये स्वयंसेवक ऐसे हों जो दुराग्रहों से मुक्त हों
और परस्पर सहयोग के आधार पर कार्य करें। वे जनता के बीच रहकर, उन्हीं के बीच जाकर धैर्यपूर्वक उन्हें उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा तथा प्रेरित करें। जयप्रकाश वेदना के साथ यह प्रश्न किया करते थे, क्या हमारी 60 करोड़ की जनसंख्या में से 6 लाख देशभक्त स्वयंसेवक नहीं मिलेंगे? क्या हमारे देश में युग की चुनौती को स्वीकार कर देश के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करने वाले पर्याप्त युवक युवतियां नहीं हैं? उन्होंने यह विचार दिया कि इसके बिना कोई भी योजना सफल होने वाली नहीं है। वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों से इस बात की आशा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए जन जागरण अति आवश्यक है। जब तक भ्रष्ट लोगों को जनता जनार्दन के दरबार में उपस्थित ना होना पड़े, वे उपस्थित ना हो, तब तक न तो राजकीय सत्ता और न ही विभिन्न राजनीतिक दल समाज में आधारभूत परिवर्तन लाने में कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। यह कार्य तो समर्पित कार्यकर्ताओं की संगठित कार्यशक्ति से ही संभव है। छात्र वर्ग की भूमिका इस संदर्भ में जेपी अति महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने यह बड़े मनोयोग से समझाने का प्रयत्न किया कि यह समग्र क्रांति शांतिपूर्वक लानी है और समाज की लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं जीवन पद्धति को हानि पहुंचाए बिना लानी है। जयप्रकाश नारायण ने लोक नीति के आदर्श को स्थापित करने का प्रयास किया और लोकतंत्र के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसमें राजनीतिक दलों के अहं स्वार्थ साधन अवसरवादिता के लिए कोई स्थान नहीं हो। वे राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करना चाहते थे ताकि राज्य शोषण का प्रतीक न रहकर सेवा का प्रतीक बन जाए। वे जन सहभागिता को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कहा था कि आम जनता में जन जागरण के लिए स्वयं सेवकों की एक फौज तैयार करनी चाहिए और वह फौज और वह सेना शांतिपूर्वक अपने कार्य को संपन्न करे और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करे। उनके विचारों का मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर बिमल प्रसाद लिखते हैं, उन्हें भारत में पैदा हुए राजनीतिक चिंतकों में महानतम की संज्ञा दी जानी चाहिए। उन्होंने 25 वर्षों तक भारतीय समाजवादी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और उनके विचारों की अपील किसी भी सूरत में भारत तक सीमित नहीं थे, अर्थात उनके विचार अंतर्राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। यह मानना था बिमल प्रसाद जी का। इस प्रकार हमने इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से राय की समग्र क्रांति की अवधारणा को भलीभांति समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।